Hello everyone and welcome to today's class. आज की क्लास में हम कुछ ऐसे कारकों पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति के आहार के सेवन को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इस क्लास के दूसरे हिस्से में हम वयस्क महिला और पुरुष के सैंपल मेन्यू प्लान को देखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक मेन्यू प्लान बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और पूरे दिन का आहार किस तरीके से मेन्यू प्लान में प्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड इनटेक, यानी किसी भी सामान्य अवस्था में व्यक्ति के आहार के सेवन को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारण हैं, आइए देखते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आहार को प्रभावित करते हैं। हम यदि उनके बारे में सोचें तो हम 6 मुख्य श्रेणियों में इन कारणों को बांट पाएंगे। कुछ बायोलॉजिकल कारण होते हैं, जैविक कारण होते हैं, जैसे कि आपकी भूख, आपके टेस्ट, सेंसरी एस्पेक्ट्स, भोजन के एपेटाइट एक्सेट्रा। कुछ आर्थिक कारण होते हैं जो भी आपके भोजन के सेवन को निर्धारित करते हैं, जैसे आपकी क्षमता कितनी है, आर्थिक क्षमता, आप कितनी कमाई करते हैं, कितना पैसा आपके पास है, आसपास भोजन की उपलब्धता कैसी है। देन वी हैव सम फिजिकल फैक्टर्स लाइक शारीरिक एस्पेक्ट ऐसे हैं कि आपके पास कितना समय है, आपकी पहुंच भोजन तक कितनी है, एजुकेशन आप कितनी होल्ड करते हैं और पर्याप्त या उपलब्ध भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने का कौशल आपने कितना है। देन वी कम टू सम सोशल फैक्टर्स लाइक कल्चर, फैमिली, आपके आसपास का आपके दोस्त, मील पैटर्न्स एक्सेट्रा। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं जो मूड, स्ट्रेस और गिल्ट के माध्यम से आपके आहार के सेवन को निर्धारित करते हैं। और फिर बात आती है आपके रवैये की, आपकी धारणाओं की और आपके ज्ञान की। अब हम एक एक करके इन सभी निर्धारित या निर्धारक तत्वों, जैसे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, तो इस एक एक डिटर्मिनेंट को हम विस्तार से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी कुछ ऐसे जैविक निर्धारित तत्व हैं जो कि हमारे भोजन के सेवन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है हंगर एंड सैटिस्फैक्शन। यदि भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे। इसीलिए बायोलॉजिकली हमारे शरीर में इस तरीके के सिस्टम हैं कि समय समय पर हमें भोजन करने की इच्छा भूख के माध्यम से होती है और हम भोजन की तरफ इंक्लाइन होते हैं और हम पर्याप्त भोजन का सेवन करते हैं। तो हंगर यानी हमारी भूख एक बहुत बड़ा कारण है हमारे भोजन के सेवन को, हम कैसे भोजन का सेवन करेंगे और कितना करेंगे इसको निर्धारित करने में। सटाइटी यानी कि किसी भी भोजन को सेवन करने के पश्चात होने वाली संतुष्टि की अनुभूति को हम सटाइटी कहते हैं। और ये भोजन की अनुभूति जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे आहार के सेवन को लेकर, भोजन के सेवन को लेकर। क्योंकि कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि फैट्स ज़्यादा भारी होते हैं, बोलचाल की भाषा में हम उसे ज़्यादा भारी मानते हैं, उनकी सटाइटी वैल्यू अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की संतुष्टि देने की वैल्यू अलग होती है। तो आपको कुछ समय पर अलग अलग चीज़ों, कभी आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं, कभी आपको बहुत तीव्र इच्छा होती है कुछ फ्राइड खाने की। ये सब कुछ सटाइटी और आपकी हंगर पे निर्भर करता है। Then we come to palatability. What is palatability? Palatability का अर्थ ये हुआ कि भोजन कितना स्वादिष्ट है, मतलब भोजन की अपील कितनी है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है कि कोई भी भोजन सेवन करने के पश्चात आपको कितना प्लेजर देगा, आपको कितने आनंद की अनुभूति करवाएगा। और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से व्यक्ति के भोजन के सेवन का मात्रा बढ़ या घट सकता है। बॉईल किया हुआ पीला पीला सा डल दिखने वाला भोजन पैलेटेबल भोजन की श्रेणी में नहीं आता, बहुत ज़्यादा अपीलिंग फूड नहीं है।
परंतु कुछ फ्राइड फूड्स हो गए या फिर एज के अनुसार यदि हम देखें तो कुछ चीज़ी फूड्स या बहुत ही खूबसूरत रंगीन फूड आइटम से बनी हुई अगर आपकी कोई प्लेट है तो वो पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है, भोजन के प्रति अपील बढ़ाता है और इससे आपके उस भोजन को ज़्यादा मात्रा में सेवन करने के चांसेस भी, संभावना भी बढ़ जाती है। सो पैलेटेबिलिटी यानी भोजन की क्या अपील है, आपको भोजन देखने में, सुगंध में कैसा लग रहा है, कितना प्लेजर प्रोवाइड कर सकता है, कितने आनंद की अनुभूति करवा सकता है, वो भी आपके कितना आप भोजन का सेवन करेंगे उसको निर्धारित करेगा। देन वी कम टू सेंसरी एस्पेक्ट, यानी आपके सेंसेस को लेकर भोजन कितना रिलेट कर पा रहा है। टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टेस्ट जो है वो तय करता है कि आप 2 चपाती पर रुक जाएंगे या आज ओवर ईटिंग कर जाएंगे और 5 चपाती खा जाएंगे। तो टेस्ट एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो आपके भोजन संबंधी व्यवहार को निर्धारित करता है। परंतु टेस्ट को सिर्फ स्वाद की श्रेणी में ही नहीं रखते। टेस्ट भोजन की सुगंध, उसकी बनावट, उसकी अपीयरेंस, उसका टेक्सचर कैसा है, इन सभी चीज़ों पर को मिलाकर समाविष्ट कर कर टेस्ट की कैटेगरी बनती है। बहुत ज़्यादा डल सा मशी फूड शायद इतना टेस्टी और आपके सेंसेस को अपीलिंग ना लगे, परंतु क्रिस्पी फूड हो या फिर अलग अलग टेक्सचर से मिला हुआ फूड हो अथवा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से, बहुत फ्लेवरफुल फूड हो, तो उसका सेवन करना आपके लिए आसान होगा और उसके ओवर ईट करने की यानी ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा सेवन करने की संभावनाएं भी उसमें ज़्यादा होंगी। तो ऐसा भोजन जो आपके सेंसेस को अपील करे, आपकी टेस्ट, सुगंध, टेक्सचर सब चीज़ को अपील कर पाए, वो भी निर्धारित करेगा कि आप कितना मात्रा में और कैसे उस भोजन का सेवन करेंगे। बदबूदार भोजन इतने अच्छे नहीं लगते, रॉ फिश की स्मेल किसी को पसंद नहीं है, बट बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू सबको अच्छी लगती है। तो वो आप अपने आप तय हो जाता है कि आप दोनों में से कौन सी चीज का सेवन करने वाले हैं। दो और जैविक निर्धारक तत्व हैं जो कि भोजन के सेवन को प्रभावित करते हैं। एज यानी आयु, आप कौन से आयु वर्ग को बिलोंग करते हैं, क्योंकि भोजन संबंधी चॉइसेस जो हैं वो अलग अलग आयु वर्गों के लिए अलग होंगी। क्या कभी मैगी खाते हुए आपकी दादी ने आपको कहा है कि मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें कैसे पसंद आता है, ये दिखने में इतना गंदा लगता है, तुम कैसे खा लेते हो, परंतु वही मैगी आपको बहुत अच्छी लगती है। ये होता है आयु वर्ग पर आधारित बदलाव या फिर आयु वर्ग पर आधारित निर्धारक तत्व। जहां आपकी दादी को कुछ चीजें पसंद होंगी, वहीं आपको इंटायरली डिफरेंट फूड आइटम्स अपीलिंग लगेंगे। आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करेंगे, आपको नूडल्स और मोमोज पसंद हैं, पर शायद आपकी मदर को मोमोज ना पसंद हो। सो एज जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके चॉइसेस को निर्धारित करता है और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के भी लाइक्स और डिसलाइक्स को प्रभावित करता है। देन वी कम टू फिजियोलॉजी। शारीरिक अवस्था जैविक डिटर्मिनेंट्स में आती है कि मान लीजिए आपके मुंह में छाले हो गए हैं, तो आप स्वतः ही ठंडे दूध का सेवन करना चाहेंगे। ऐसे भोजन को सेवन करेंगे जो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ज़्यादा गर्म अथवा ज़्यादा ठंडा ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी इरिटेंट उसके अंदर ना हो। यदि आपकी दादी के दांत नहीं हैं तो वो कुछ भोजन को नहीं खा पाए, वो एप्पल्स नहीं खा पाएंगी, पर वो बनाना खा लेंगी। तो इस तरीके से कौन से भोजन का सेवन किया जाना है वो आपकी शारीरिक अवस्था भी तय करती है। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अल्सर है आपको, तो भी आपके भोजन की चॉइसेस चेंज हो जाएंगी और आपके जिन भोजन का आप सेवन करेंगे वो भी बदल जाएंगे। तो आपकी शारीरिक अवस्था एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है जो कि आपके भोजन के सेवन को प्रभावित करेगा। दूसरा निर्धारित तत्व की श्रेणी आती है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स यानी आर्थिक कारक। आपको पता है कि एप्पल आपके लिए अच्छा है, पर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 250 रुपए किलो की एप्पल खा सकें।
तो कॉस्ट यानी भोजन की लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि तय करता है कि जनसंख्या के कौन सा वर्ग कौन से भोजन का सेवन करेगा। बासमती चावल कुछ घरों की शान होती है, पर कुछ घरों में सिंपल टुकड़ी चावल भी अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए भोजन की लागत, यदि कुछ समय के लिए प्याज महंगा हो जाए तो आप प्याज का सेवन कम करेंगे। हमारी जनसंख्या के ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो हरी पत्तेदार सब्जी या फिर दूध या फिर फलों का सेवन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर उनके लिए इन सभी भोज्य पदार्थों का लागत का कॉस्ट उनकी पहुंच से बाहर होता है। और ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें पहुंच देती है? वो है उनकी इनकम। क्योंकि इनकम एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी पहुंच ज्यादातर फूड आइटम्स तक हो जाती है। आप एप्पल खाना चाहें और अगर आपकी इनकम आपको अलाउ करती है, अगर आपके पास इतनी कमाई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी और विविध फूड आइटम्स का सेवन कर पाएंगे। परंतु यदि आप थोड़ा लिमिटेड इनकम के ग्रुप में आते हैं तो आपको लिमिटेड फूड आइटम्स का सेवन करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट कॉस्ट और इनकम के साथ साथ अवेलेबिलिटी भी है। मैं एक बहुत ही ग्रामीण इलाके में, सुदूर ग्रामीण इलाके में रहती हूँ, जहाँ ग्रामीण परिवेश में जो भी उपलब्ध है वो ही मेरी भोजन थाली तक पहुँच पाता है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र के जितनी भी चीज़ें उगती हैं सिर्फ वो ही हो पाता है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से कोई भी भोज्य पदार्थ मेरे थाली तक नहीं पहुँच पाता, मेरे मार्केट तक नहीं पहुँच पाता। तो क्या मेरे पास सही या पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है? नहीं। आपके आसपास यदि कोई अच्छा मार्केट है, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा भोज्य पदार्थों की अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी। परंतु यदि आपके आसपास मिलावटी भोजन या फिर पुराना कम फ्रेश भोज्य पदार्थों की ही उपलब्धता है, तो आप उन्हीं भोज्य पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो 3 ऐसे कारण, कॉस्ट, इनकम और कैसे भोजन की उपलब्धता है आपके आसपास, ये निर्धारित करते हैं आप कैसे भोजन का सेवन करेंगे। Then we come to some physical determinants. फिजिकल आपके शरीर से संबंधित नहीं है। शरीर से संबंधित कारक हमने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे। फिजिकल डिटर्मिनेंट्स वे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि फूड तक आपकी फिजिकल पहुंच को इंश्योर करता है। एक्सेस, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास एक फ्रेश फार्मर मार्केट है, मतलब आप ही के पास वाले एरिया में आपके क्षेत्र के किसान सुबह सुबह बढ़िया फ्रेश सब्जी, फ्रूट्स, दूध, पनीर, छाछ लेकर बाजार लगाते हैं। तो आप क्या उन भोज्य पदार्थों को खरीद कर सेवन करने का संभावना बहुत बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सम अदर पर्सन जिसके पास में ढंग की मंडी नहीं है, जो बहुत ऐसे एरिया में रहता है जहाँ भोजन पहुंचते पहुंचते पुराना हो जाता है, एप्पल्स पुरानी हो जाती हैं, सब्जियां कुम्हला जाती हैं, तो उसकी पहुंच अच्छे भोजन तक नहीं है। दूसरा, यदि आपके क्षेत्र में किसी चीज को नहीं उगाया जाता, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एप्पल इसलिए महंगी है क्योंकि एप्पल हमारे यहाँ उगती नहीं है। एप्पल नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है। उत्तर भारत में उगने वाली ये सेब हमारे तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए से 250 रुपए किलो हो जाती है। आपकी पहुंच एप्पल उस 50 रुपए वाली एप्पल तक नहीं है, तो आप एप्पल कम खाते हैं। वैसे ही आप किसी भी व्यक्ति की पहुंच, एक्सेस यानी पहुंच भोजन तक और कैसे भोजन तक है, वो भी निर्धारित करेगा कि आप कैसे भोजन का सेवन करेंगे और कितना सेवन करेंगे। एजुकेशन, बेटर एजुकेशन यानी पढ़े लिखे लोग भ्रांतियों से, सुपरस्टिशन से, अंधविश्वासों से दूर रहते हैं, इसलिए फूड रिलेटेड सुपरस्टिशन से भी बचे रहते हैं। यदि आप एजुकेटेड हैं, आप में ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप बेटर फूड चॉइसेस
कर पाएंगे और आपको पता होगा कि पीलिए में पीले भोजन करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं, या फिर पपीता खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, या फिर किसी भी भोज्य पदार्थ का आपके शरीर पर क्या असर होगा इसका सही ज्ञान आपको पहले से होगा, और उसके चलते आप सेवन संबंधी या भोजन संबंधी गलतियां नहीं करेंगे। देन वी कम टू स्किल। कुछ लोग बहुत कम भोज्य पदार्थों के साथ भी बड़ी स्वादिष्ट चीजें बनाने का कौशल रखते हैं, और कुछ लोग बहुत सारे भोज्य पदार्थ होने के बावजूद वही पुराना आलू की सब्जी और दाल ही बनाना जानते हैं। इन दोनों श्रेणियों में वे लोग जिनके पास बेहतर भोजन बनाने का कौशल है, उनके जीवन में फूड इनटेक बेटर होगा, विविध होगा। सो आपका स्किल क्या है? यदि आपको पता है कि मैं मूली की सब्जी भी बना सकती हूँ और मूली के पत्तों की भी सब्जी बना सकती हूँ, तो आप ज्यादा विविधतापूर्ण भोजन का सेवन कर पाएंगे। परंतु यदि आपको ये पता ही नहीं है तो आपके फूड का वेस्टेज भी ज्यादा होगा और आप वही सेम पैटर्न ऑफ मील का सेवन करते रहेंगे। सो दीज आर सम फिजिकल डिटर्मिनेंट्स, आपका कौशल, आपकी एजुकेशन और आपकी पहुंच, जो निर्धारित करती हैं आपके भोजन के सेवन को। इसके अलावा कुछ सामाजिक तत्व भी हैं जो ये तय करते हैं कि आप कौन कौन से भोजन का सेवन करेंगे और कब करेंगे, कितना करेंगे। कल्चर। कल्चर एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो कि ये तय करता है कि आप वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, या आप अंडों का सेवन कर पाएंगे, या फिर आप नवरात्रों में मीट छोड़ देंगे या खाएंगे, या फिर आप बारिश के मौसम में कुछ जमीकंद सब्जियों का सेवन करेंगे या नहीं करेंगे। आपका कल्चर इन बहुत सारी चीजों को तय करता है जो भोजन से संबंधित है। इसके अलावा सोशल सेटिंग भी तय करती है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन हैं जो कि बाहर दूसरे शहरों में कार्य करते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं, या फिर पीजी में रहते हैं, या फिर टिफिन सर्विस के ऊपर निर्भर होते हैं अपने दैनिक भोजन के लिए। अब वो कैसी सेटिंग में रह रहे हैं उस पर भी आधारित होगा कि वो कैसे भोजन का सेवन करेंगे। धीरे धीरे उनके भोजन के सेवन करने के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। अपने घर में बहुत नखरे करने वाला बच्चा बाहर जाकर जब हॉस्टल में रहता है तो उसकी सोशल सेटिंग चेंज हो जाती है और उसके भोजन करने का तरीका, कौन से भोज्य पदार्थों का वो सेवन करेगा, ये सब कुछ बदल जाता है। दिस इज हाउ सोशल सेटिंग ऑल्सो अफेक्ट्स योर फूड इनटेक। देन वी कम टू फैमिली। आपका परिवार सबसे बड़ा निर्धारक तत्व होता है आपके भोजन के पैटर्न को लेकर। कुछ परिवारों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, कुछ परिवारों में अरबी की सब्जी शायद आज तक नहीं बनी, कुछ परिवारों में नॉन वेजिटेरियन शौक से खाया जाता है फूड, कुछ परिवारों में मीठे पर ज्यादा जोर है। आपके परिवार का मील पैटर्न कैसा है वो कहीं ना कहीं आपको भी एनकरेज करेगा सेम मील पैटर्न के लिए, सेम फूड्स के इनटेक के लिए। मुझे पता है कि मेरे परिवार में अरवी की सब्जी नहीं बनती, परवल नहीं बनती, तो मैंने खुद कभी अरवी और परवल नहीं खाया। वैसे ही आपके भी परिवार का एक यूनिक पैटर्न होगा, कुछ सब्जियां बनती होंगी, कुछ नहीं बनती होंगी, और इस तरीके से वो परिवार आपके भी फूड इनटेक को शेप करेगा, निर्धारित करेगा। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जो निर्धारित करते हैं हमारे भोजन के पैटर्न को और प्रतिकूल असर भी डालते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, चिंता। चिंता एक ऐसा कारण है जो कि हमारे नॉर्मल ईटिंग पैटर्न को काफी हद तक डिस्टर्ब करता है, परंतु इसका असर मनुष्य से मनुष्य वेरी करता है, चेंज करता है। कुछ लोग जब चिंता में होते हैं तो भोजन का सेवन बहुत कम कर देते हैं, उन्हें भोजन में इंटरेस्ट नहीं आता और वो कहीं ना कहीं बहुत ही न्यूनतम मात्रा में
भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। परंतु कई ऐसे लोग भी हैं जो चिंता में ओवर ईट कर जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स, आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स का सेवन करने की टेंडेंसी दिखाते हैं। तो चिंता वैसे तो एक मानसिक अवस्था है, परंतु ये भी हमारे भोजन के सेवन को प्रभावित करती है। इसी के साथ ही कुछ ऐसे मानसिक विकार भी आते हैं जैसे कि बुलिमिया, एनोरेक्सिया। ये ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर हैं जो कि हमारे भोज्य पदार्थ संबंधी चॉइसेस को और भोजन के सेवन को बहुत प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करते हैं। एनोरेक्सिया और बुलिमिया ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि किशोरी बालिकाओं में और वयस्क महिलाओं में भी देखा जाता है, जिसमें ये बालिकाएं और महिलाएं अपने शरीर की छवि या फिर बॉडी इमेज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होती और ये अपने वजन को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड और अनहैप्पी होती हैं, नाखुश होती हैं। अपने आप को कॉन्स्टेंटली पतला करने में, स्लिम करने की चाहत में ये एनोरेक्सिया और बुलिमिया जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स से सफ़र करती हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चियां खाना खाकर या तो उसे ज़बरदस्ती उल्टी करके बाहर निकाल देती हैं, जिसे हम बुलिमिया कहते हैं, या फिर खाना खाना ही बहुत कम कर देती हैं। डाइटिंग जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ सलाद पे जिंदा रहना, कुछ आधी चपाती, एक चपाती पे पूरा दिन निकाल देना, ये जो टेंडेंसी है ये एनोरेक्सिया को दर्शाती हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी को, तो वो भी उसके भोजन के चयन, भोजन के सेवन को प्रभावित करते हैं। Now we come to 3 very basic reasons: knowledge, attitudes and beliefs. आपके अंदर पोषण को लेकर, भोजन को लेकर कितनी नॉलेज है? कौन सा भोजन कौन से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा भोज्य पदार्थ पौष्टिक नहीं है। ये नॉलेज आपको बेटर फूड चॉइसेस करने में भी मदद करती है। यदि मुझे पता है कि गर्भावस्था में क्या भोज्य पदार्थों का सेवन करने से मुझे आयरन की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, तो मैं गर्भावस्था में कोशिश करूंगी कि उन भोज्य पदार्थों का सेवन अवश्य रूप से करूं। वैसे ही पोषण संबंधी ज्ञान एक व्यक्ति के भोजन और उसके सेवन को बहुत हद तक निर्धारित करता है, प्रभावित करता है। आपकी भोजन को लेकर यदि कोई धारणाएं हैं कि अचार खाने से मुझे पिंपल हो जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर फूड आइटम खाने से मुझे एसिडिटी हो जाएगी, तो वो धारणाएं भी आपको कुछ भोजन को से दूर करेंगी और कुछ भोजन के पास लाएंगी। इसके अलावा आपका खुद का रवैया भोजन को लेकर क्या है, आप किसी ईटिंग डिसऑर्डर से तो नहीं ग्रसित हैं, आप कितने हद तक भोजन के बारे में ज्ञान रखते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा आपका भोजन का सेवन। अब बात करते हैं सैंपल मेन्यू की। सैंपल मेन्यू वयस्कों के लिए हम आज चर्चा करेंगे, जिसके अंदर वयस्क पुरुष और वयस्क महिला का सैंपल मेन्यू किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। एक अडल्ट मैन यानी एक वयस्क पुरुष जो कि सेडेंट्री कैटेगरी का है। सेडेंट्री क्या होता है? सेडेंट्री यानी कम एक्टिविटी वाला व्यक्ति, जिसकी शारीरिक गतिविधि जो है वो सबसे कम होती है। आप और हम जैसे लोग जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं या फिर हाउसवाइफ्स होती हैं, जिनकी शारीरिक गतिविधि सबसे सामान्य अवस्था में होती है, वो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते, उन्हें हम सेडेंट्री कैटेगरी में कहते हैं। उसके बाद मॉडरेट आती है, जैसे कि आपके घर पे यदि कोई मेड आती है तो वो, यदि आप धोबी को कपड़े देते हैं तो आपका धोबी, ये सारे जो लोग हैं वो मॉडरेट एक्टिविटी में आते हैं। इनका शारीरिक श्रम का स्तर हमसे यानी सेडेंट्री से ज़्यादा होता है। और उसके बाद आता है हैवी कैटेगरी। हैवी कैटेगरी यानी तीव्र शारीरिक श्रम करने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जैसे कि मजदूर या फिर
रोड के साइड में जो पत्थर तोड़ रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो काम कर रहे हैं, किसान, ये सारे लोग जो हैं फार्मर्स, ये सारे लोग आपके हैवी कैटेगरी में आते हैं, एक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं। चूंकि आप और मैं ज़्यादातर लोग सेडेंट्री एक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं, तो हम सेडेंट्री कैटेगरी में एक वयस्क पुरुष का सैंपल मेन्यू प्लान कैसा होना चाहिए, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। पहली बात, ये जो सैंपल मेन्यू प्लान होते हैं, मील प्लान होते हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ये ही इतनी ही मात्रा में और यही भोज्य पदार्थ आपको खाने हैं, अपितु इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसको एक रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं और इस पर आधारित आप अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, कल्चर, सीजन, अवेलेबिलिटी के आधार पर चेंजेस कर सकते हैं। पर आमतौर पर एक मील प्लान में सबसे पहले आता है मील टाइम, जिसके अंदर हम मील्स देखते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर, ये आपके मील्स हो गए, इनको हम मील्स कहते हैं। फिर आता है फूड ग्रुप यानी भोज्य समूह। हमें पता है भोज्य समूह क्या है, हम 5 भागों में भोज्य समूह को बांट सकते हैं, जैसे कि सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस यानी दालें और दलहन, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल सब्जी, देन मिल्क एंड मीट यानी दूध से बने पदार्थ और मांस मछली अंडा, और 5वां है वसा एवं शर्करा यानी फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर्स। वापस रिपीट करते हैं, सीरियल्स यानी अनाज, नंबर 2 पल्सेस यानी दालें और दलहन, नंबर 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल व सब्जियां, नंबर 4 आपके मिल्क एंड मीट यानी दूध से बने पदार्थ और मांस मछली अंडा, और 5वें नंबर पे आते हैं वसा एवं शर्करा यानी तेल, घी और शक्कर, गुड़ आदि। ये 5 समूहों में से हम सारे समूहों का जो है समावेश हमारे दैनिक मेन्यू प्लान में करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी मात्रा में हमें ये जो फूड ग्रुप है वो ले लेना चाहिए। यानी यदि हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो सुबह सुबह हमें कितना दूध लेना है रॉ यानी कच्चे अमाउंट में, तो ये हो गया 100 ml। फिर शुगर हमें 15 ग्राम लेनी है, सीरियल यानी अनाज, अब कोई भी अनाज हो सकता है, वो हमें 70 ग्राम लेना है। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर जो है उस भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ की क्वांटिटी को तय करते हैं और उसके बाद हम उसकी रेसिपी लिखते हैं कि यदि आप अनाज से बना कुछ खा रहे हैं और 120 ग्राम अनाज का कुछ खा रहे हैं, तो आप क्या चपाती खा रहे हैं या 1 कटोरी चावल खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कुक्ड रेसिपी में बतानी होती है। अनाज खा रहे हैं तो चपाती के रूप में खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो दाल आप एक डोसे के रूप में खा रहे हैं या फिर दाल तड़का लगा के खा रहे हैं, एंड देन कितनी खा रहे हैं यानी सर्विंग अमाउंट। सर्विंग अमाउंट का मतलब ये हुआ 1/2 कप, 1 कप, 2 कप्स, 1 प्लेट आदि आदि। ये ध्यान रखें कि 1 कप हियर इन दिस मेन्यू 1 कप इज इक्वल टू 200 ml, 200 ml का हम 1 कप मान के चलते हैं। तो इन 5 चीज़ों से आपका मेन्यू प्लान बनता है। सबसे पहले आपको अपना मील बताना है, फिर भोज्य समूह बताना है, तीसरे नंबर पे आपको अपना रॉ क्वांटिटी बताना है, चौथे नंबर पे आपको रेसिपी बताना है और 5वें नंबर पे सर्विंग साइज या अमाउंट बताना है कि आप 1 प्लेट 1 कप कितना खाएंगे। देन अब हम अगर मील वाइज देखें तो आप पाएंगे कि हम आमतौर पर ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, चाय ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट आइटम कोई भी ले सकते हैं, 70 ग्राम में आप 2 इडली 3 इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, परंतु वो अनाज से बना होना चाहिए इस मेन्यू प्लान के अनुसार, और इतना 70 ग्राम अनाज इसमें होना चाहिए। पल्सेस आप 20 ग्राम्स ले सकते हैं, इडली डोसा दोनों पल्सेस और सीरियल के मिक्सचर से ही बनता है। देन वी कम टू लंच, 120 ग्राम आपने सीरियल लिया है तो उसमें आप 2 कप चावल या फिर 2 कप और 2 कप फुलके यानी चपाती खा सकते हैं। दाल, तो अब जैसे सब्जी है तो 150 ग्राम सब्जी आपने खानी है, उसमें आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं जो 3/4 कप होगी। इस तरीके से हम पूरे दिन का
जो है आहार तय करते हैं, टाइम, कौन सा भोज्य समूह है, कितना आप क्वांटिटी रॉ लेने वाले हैं और उससे क्या बनाकर कितना सेवन करेंगे, ये जो विवरण जब हम देते हैं तो जाके बनता है एक पूरा मेन्यू प्लान। इससे ही मिलता जुलता होता है एक वयस्क महिला का मेन्यू प्लान। महिलाओं में भी सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी, ये 3 श्रेणियां आती हैं और इस पर आधारित आपका मेन्यू प्लान होता है। अभी हम सेडेंट्री महिला, वयस्क महिला का अगर मेन्यू प्लान देखें तो वो पुरुष से बहुत मिलता जुलता है, बट उसके अंदर आप सिर्फ दो अंतर ये पाएंगे कि जो कुल सीरियल्स हैं, कुल अनाज जो एक महिला पूरे दिन में खाती है, वो पुरुषों से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि पुरुषों की एनर्जी, प्रोटीन की आवश्यकता महिलाओं से ज्यादा होती है। इसलिए सीरियल्स और पल्सेस का इंटेक जो है वो महिलाओं में थोड़ा कम होता है। आमतौर पर जो सजेस्टेड अमाउंट है, जो रिकमेंडेड अमाउंट है, वो 12.5 सर्विंग पुरुषों में रिकमेंडेड है सीरियल्स की और 9 सर्विंग महिलाओं में जो है वो रिकमेंडेड है सीरियल्स की इन फीमेल्स। सीरियल में 1 सर्विंग इज इक्वल टू 30 ग्राम्स। इस बात से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि पुरुषों में और महिलाओं के सैंपल मेन्यू प्लान में आपको आमतौर पर सीरियल्स और पल्सेस का क्वांटिटी अंतर आएगा। पुरुषों में सीरियल्स और पल्सेस थोड़ी ज्यादा सजेस्ट की जाती हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। अदरवाइज आपको मील्स सारी सिमिलर मिलेंगी, क्वांटिटी भी सेम मिलेगी, रेसिपीज भी सिमिलर हो सकती हैं, बट आप इसमें अपने हिसाब से रेसिपीज का चयन कर सकते हैं। क्वांटिटी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि लंच में सीरियल्स का क्वांटिटी घटा के डिनर में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको यदि 70 ग्राम कर देते हैं तो यहाँ पे आप इसको 130 ग्राम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सैंपल मेन्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर। इस सैंपल मेन्यू का उद्देश्य केवल आपको मेन्यू प्लान किस तरीके से बनाया जाता है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं उससे अवगत कराना है। So that is all for today's class. Happy learning.